जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो से हम लोग इंडियन इकॉनमी स्टार्ट करेंगे और बिहार पीसीएस मेंस के लिए और बिहार पीसीएस प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए जो है ये आपको इम्पॉर्टेंट होगा। तो बेसिक से लेके हम एडवांस तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो एनसीईआरटी में देखिए पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, क्लास 9 की एनसीईआरटी में। तो पालमपुर जो है वो एक छोटा सा विलेज है और करीब 450 फैमिलीज जो है वो यहाँ पे रहती हैं। और रायगंज जो कि एक बड़ा गांव है वो उससे करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं एक बड़ा शहर भी है शाहपुर, जो इस गांव के पास में ही है। और पालमपुर में जो मेन जो एक्टिविटीज़ हैं प्रोडक्शन की, वो फार्मिंग होती है। यहाँ के लोग जो है वो ज़्यादातर खेती पे निर्भर हैं, खेती का काम जो है वो करते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं, जैसे डेयरी का काम करते हैं या स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, जैसे वीविंग, पॉटर या ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम करते हैं। लेकिन खेती का काम जो है वो लोग यहाँ ज़्यादा करते हैं और बाकी सारे काम वो बहुत लिमिटेड स्केल में जो है कैरी किए जाते हैं लोगों के द्वारा। अब बात करते हैं हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। तो देखिए गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमें आवश्यकता किसकी है? लैंड, लेबर और कैपिटल की। तो लैंड, लेबर और कैपिटल जो है वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमें है वो लैंड, लेबर और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लैंड, जैसे कि उसमें लैंड में क्या आएगा, तो नेचर द्वारा दिए गए सारे जो गिफ्ट्स हैं वो सब आ जाएंगे, जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया या मिनरल्स हो गए। तो ये सभी जो है नेचर के द्वारा हमें दिए गए हैं, तो ये आएंगे किसमें? लैंड में। वहीं लेबर का मतलब हो गया ह्यूमन एफर्ट, जिसमें फिज़िकल और मेंटल लेबर शामिल है। ठीक है, फिज़िकल के साथ साथ मेंटल लेबर भी इसमें शामिल है। वहीं बात करेंगे जब कैपिटल की, तो कैपिटल का मतलब हुआ पैसा। तो फिज़िकल कैपिटल हमको रिक्वायर है प्रोडक्शन के लिए। और फिज़िकल कैपिटल में कुछ चीज़ें और आएंगी, जैसे पैसे, केवल पैसे से ही तो खेती नहीं होगी, टूल्स भी चाहिए, मशीन्स भी चाहिए। तो फिज़िकल कैपिटल के अंदर ही आता है फिक्स्ड कैपिटल, जैसे टूल्स हो गया, मशीन हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है वो फिक्स्ड कैपिटल होगा। और क्या हमको चाहिए होगा? रॉ मटेरियल चाहिए होगा, जैसे सीड चाहिए होगा। अगर अनाज बोना है तो उसके लिए सीड की आवश्यकता है, तो ये सब जो है आएगा किस में? फिक्स्ड कैपिटल में। वहीं अगर एक बुनकर है तो उसको जो है यान चाहिए, तो वो भी इसका क्या होगा? फिक्स्ड कैपिटल होगा। तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी चीज़ को अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए और कैपिटल भी चाहिए। इन तीनों के अलावा आप जो है प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आप कोई भी प्रोडक्शन का काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 1960 से लेके अभी तक जो आप देखेंगे तो जो फार्म एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपको बहुत चेंज देखने को मिलेगा। ओवर द ईयर्स जो है जो फार्म प्रोड्यूस है उसमें हमको इंक्रीज़ देखने को मिला है। और वो इंक्रीज़ क्यों देखने को मिला है? ड्यू टू मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न। यानी जो किसान हैं उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप जो है अपने लैंड पे उगाना स्टार्ट किया। सिर्फ एक ही क्रॉप नहीं उगाया, ताकि जो उसका न्यूट्रिशन है वो मेंटेन रहे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप जो है वो अपने लैंड पे उगाए, जिससे उसका न्यूट्रिशन जो है वो मेंटेन रहा। वहीं नए नए मॉडर्न टेक्निक्स, नए नए मॉडर्न जो मेथड्स हैं वो यूज़ किए गए एग्रीकल्चर में, उसकी वजह से भी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ। इसीलिए जो 1960 का जो टाइम पीरियड था उसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। और सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का यूज़ किया गया उस टाइम, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के द्वारा जो है मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़ का उस टाइम यूज़ किया गया। बात करते हैं लेबर की दोस्तों। तो देखिए लेबर जो है वो प्रोडक्शन का बेसिक फैक्टर है आफ्टर लैंड। ठीक है, तो लैंड के बाद लेबर जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और जो स्मॉल स्केल जो फार्मर्स होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, वो खुद जो है लेबर कर लेते हैं या उनके परिवार वाले उनकी हेल्प करते हैं। वहीं जो मीडियम या जो बड़े फार्मर्स हैं वो लेबर को हायर करते हैं। ठीक है, वो वर्कर्स को हायर करते हैं और उनको जो है पैसा पे करते हैं और काम उनसे लेते हैं। और बात करें जब कैपिटल की, तो लैंड के बाद जो है दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कैपिटल। यानी कि आपको पैसा चाहिए। अगर आपको कोई भी काम करना है, खेती भी करना है, तो उसके लिए पैसे की नीड होगी। सीड खरीदना है या पेस्टिसाइड्स खरीदना है या और कोई भी काम करवाना है, तो उसके लिए आपको पैसा ज़रूरी है। तो चाहे वो छोटे किसान हों या मीडियम किसान हों या बड़े किसान हों, सबको पैसे की आवश्यकता है, सबको कैपिटल चाहिए। तो जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं? वो बड़े फार्मर से पैसा जो है बोरो करते हैं, या जो विलेज में जो मनी लेंडर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। और उसके बाद वो अपना जो रॉ मटेरियल है वो परचेज़ करते हैं फार्मिंग के लिए। और आजकल के टाइम में भी आप देखेंगे तो मॉडर्न जो फार्मिंग टेक्निक है उसमें भी आपको कैपिटल चाहिए ही चाहिए, बिना उसके आप जो है खेती भी नहीं कर सकते। दोस्तों हम बात करते हैं सरप्लस फार्म प्रोडक्ट की। तो देखिए एक अमाउंट से ज़्यादा जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस। तो जो किसान है वो यही तीन कैपिटल का यूज़ करके, लैंड, लेबर और कैपिटल का यूज़ करके जो है वो प्रोडक्शन अपना करते हैं।
तो कुछ अमाउंट जो है वो क्या करते हैं, वो अपने कंजप्शन के लिए रख लेते हैं, ठीक है। जो भी प्रोड्यूस हुआ है, सपोज़ करिए कि 100 केजी जो है प्रोड्यूस हुआ, तो अपने लिए उन्होंने क्या किया कि 50 केजी अपने यूज़ के लिए रख लिया, और बाकी 50 केजी ये क्या करेंगे, ये मार्केट में सेल कर देंगे, इसको मार्केट में बेच देंगे, और इसी को हम बोलेंगे मार्केट सरप्लस, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे मार्केट सरप्लस, यानी अपने यूज़ करने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको हम कहेंगे मार्केट सरप्लस। जो छोटे किसान होते हैं उनका जो सरप्लस है वो छोटा होता है, ठीक है, कम उनका बचता है, तो वो उतना जो है वो मार्केट में नहीं बेच पाते हैं। वहीं जो मीडियम और जो बड़े किसान हैं उनका सरप्लस ज़्यादा होता है, तो वो जो है ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं और अपना जो सरप्लस जो है वो पूरा मार्केट में बेच देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो इंडिया में लगभग हर 100 वर्कर्स में से जो है केवल 24 वर्कर ऐसे हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या हो गई दोस्तों, तो जैसे डेयरी का काम हो गया, या ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम हो गया, या अपना छोटा मोटा बिजनेस हो गया, ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में आएगी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। उसके बाद दोस्तों सेकंड चैप्टर है पीपल एज अ रिसोर्स। तो देखिए ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड रखता है। जैसे कि पहला हम करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी हम करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं वो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए कर रहे हैं। जैसे कोई जो वर्कर काम कर रहा है, या जो किसान कर रहा है, शॉपकीपर, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डॉक्टर, लॉयर, टैक्सी ड्राइवर्स, तो ये सभी क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए जो है जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ताकि पैसे अर्न कर सकें। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस कैटेगरी में आएंगी। वहीं जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हैं या किसी गरीब की आप मदद करते हैं, ठीक है, तो ये सारे काम जो हैं ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएंगी, जिसके लिए आपको कोई पैसा वगैरह नहीं मिल रहा है। तो होप कि आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। अब देखिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 3 पार्ट में। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में दोस्तों जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग हो गई, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं जिसमें हम नेचर को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, नेचर को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। वहीं जो सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल पे हो रही हो या लार्ज स्केल पे हो रही हो, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। वहीं जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो भी किस में आएगी, सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। टर्सरी सेक्टर की बात करें तो इसमें जो है इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, और इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ आती हैं जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। एक तरह से जो सर्विस प्रोवाइड आपको कर रहा है उसको हम बोलते हैं टर्सरी सेक्टर, ठीक है। तो एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, टूरिज़्म, ये सभी एक्टिविटीज़ किस में आएंगी, टर्सरी सेक्टर, या इसको आप सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो जो गुड्स का और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में। जो मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस के लिए होती हैं, ताकि आप मार्केट में वो सामान सेल कर सकें। यानी आप जो भी काम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप उसको बाद में चल के, ऐसे मान लीजिए कि आप खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो जो प्रोड्यूस हुआ कुछ अपने ही रखें और कुछ आपने मार्केट में बेच दिया, तो ऐसा काम जो आप कर रहे हैं किसके लिए, मुनाफा कमाने के लिए मार्केट से, तो वो मार्केट एक्टिविटीज़ हो गई। और जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हो गई जो आप अपने लिए कर रहे हैं, सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हैं। जैसे एक किसान क्या कर रहा है, वो सिर्फ अपने लिए ही उगा रहा है, वो बेचता नहीं है अपना अनाज, तो वो क्या कर रहा है, सेल्फ कंजप्शन कर रहा है, यानी तब उस एक्टिविटी को हम नॉन मार्केट एक्टिविटी बोलेंगे। लेकिन जो एक बड़ा किसान है वो ज़्यादा अमाउंट में उगा रहा है, अपने लिए भी रख रहा है और मार्केट में भी बेच रहा है, उसकी वो एक्टिविटी हो गई मार्केट एक्टिविटी। बात करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ वुमेन। तो जो जनरली जो हाउस होल्ड वाइफ्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, घर पे खाना बनाती हैं, कपड़े साफ़ करती हैं, बर्तन धोती हैं, या बच्चों को देखती हैं, सारा काम करती हैं। तो ये जो एक्टिविटी है वो कैसी एक्टिविटी हो गई, नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गई, क्योंकि इसमें वो अपना जो मुनाफा या फ़ायदा वो नहीं देख रही हैं। तो कैसी एक्टिविटी है ये, नॉन मार्केट एक्टिविटी है ये। दोस्तों आप कमेंट में ये बताइएगा कि जो महिलाएं घर में ये काम करती हैं तो क्या इनका कुछ कंट्रीब्यूशन होता है हमारे इकॉनमी में, क्या गवर्नमेंट इसको इकॉनमी में काउंट करती है महिलाओं के हाउस होल्ड वर्क को, या नहीं करती है। कमेंट में आप इसको बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग में कितना स्किल है और उसके पास कितनी प्रोडक्टिव नॉलेज है, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो लोग जो है, यानी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो पॉपुलेशन है, वो ह्यूमन कैपिटल कब बनती है, जब उस पॉपुलेशन को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, अच्छा एजुकेशन, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी जब उसको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल अच्छा बनेगा।
इसीलिए हम पीपल एज ए रिसोर्स देखते हैं, क्योंकि लोग जितने ज़्यादा स्किल्ड रहेंगे, जितनी ज़्यादा एबिलिटीज़ उनके पास होगी, उतना ही ज़्यादा वो कंट्री में जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि यानी जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन है उसको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन की कैपिटल को क्या कर रहे हैं, यहाँ फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको फॉर्म कर रहे हैं थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू हेल्थ। बात करते हैं अब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन की। तो देखिए जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है किसी भी कंट्री के लिटरेसी रेट पे, लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी होती है उसके रेट पे, और वहाँ के पॉपुलेशन की क्या स्किल है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो 76.32% है 2022 के अकॉर्डिंग, और जो इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 67.24 ईयर्स है। तो पॉपुलेशन की क्वालिटी जो है वो लिटरेसी रेट, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी और स्किल पे डिपेंड करती है कि उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी कैसी है। बात करें एजुकेशन के रोल की, तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो है एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए हमेशा से इंडिया के जीडीपी का जो कुछ अमाउंट है वो एजुकेशन में भी लगाया जाता है। जैसे 1951-52 में 0.64% जो है वो लगाया गया था, और 2002 और 3 के बीच जो है लगभग 3.98% जो है वो इन्वेस्ट किया गया था। वहीं 2025 तक हमारा टारगेट ये है कि इंडिया को जो है 5 ट्रिलियन की इकॉनमी जो है वो बनाया जाए। तो एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों हेल्थ, क्योंकि जो वर्कर्स हैं उनकी इफ़िशियंसी किस पे डिपेंड करेगी, उनकी हेल्थ पे। अगर वो हेल्दी होंगे तो वो अच्छे से काम जो है वो कर सकेंगे। हमारे कंट्री के जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं उसमें भी हमको अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। 1951 में जहाँ पे जो लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 37.2 ईयर्स थी, जो बढ़ के 2001 में 63.9 ईयर्स हो गई, और 2024 में ये 70.62 ईयर्स है। वहीं जो हमारे यहाँ जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 25.799 पर 1000 है 2023 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब लोगों के पास करने को काम नहीं हो, लोगों के पास नौकरियां ना हो, लोग जो है नौकरी ढूंढ ना पाएँ। और जो अनएम्प्लॉयड पीपल होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनका जो एज ग्रुप है वो 15 से 59 के बीच में होता है, 15 से 59 साल के बीच में होता है। 15 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको इसमें काउंट नहीं किया जाता है, और जो बुजुर्ग 60 साल के ऊपर के हैं उनको भी इसमें काउंट नहीं किया जाता है। इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 8.1%। ठीक है, अप्रैल 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 8.1% है। तो ज़्यादातर जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है वो यंगस्टर्स के साथ साथ जो फार्म लेबरर्स हैं उनको भी देखने को मिलती है। तो फार्म लेबरर्स में भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है, और साथ साथ जो यंग लोग हैं उनमें भी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। एक वर्ड है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक कोई काम है, ठीक है, उस काम के लिए 10 लोग चाहिए, लेकिन अवेलेबल कितने हैं, 20 हैं, 20 लोग हैं। ठीक है, तो काम कम है लेकिन वर्कर्स जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो सबको काम तो मिल नहीं पाएगा। कुछ लोग सीधी बात है क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे। तो जब काम से ज़्यादा लोगों की संख्या हो जाती है उसी को हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेर इन द नंबर्स ऑफ द वर्कर्स इन अ जॉब इज़ मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। ठीक है, तो जितनी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा वर्कर्स अवेलेबल हैं, उसी को हम बोलेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। पहला तो यही हो गया कि जो मैन पावर है उसका वेस्टेज हो रहा है, यानी जो ये एक्स्ट्रा 10 लोग थे इनका कहीं ना कहीं यूज़ किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैन पावर का वेस्ट हो रहा है। दूसरा हम देखेंगे तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिक ओवरलोड है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उस पर डिपेंड करेंगे। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक सोशल अनरेस्ट और टेंशन भी कॉज करता है, क्योंकि जिसके पास नौकरी नहीं है वो क्या होगा, वो बहुत परेशान होगा। तो सोशल अनरेस्ट और टेंशन भी कॉज करता है इन द सोसाइटी। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।